भारतवर्ष की कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है शुक्र, और तीसरा भाव दशम भाव यानी राज्य के भाव से छठा भाव होता है, यानी जो सत्ता में है उसके कंपटीटर मजबूत होते हैं, उसके प्रतिस्पर्धी या उनके जो विरुद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को मजबूती मिलती है। तो शायद शुक्र की दशा के चलते सत्तारूढ़ जो दल है या जो संगठन है, उनकी ताकत में कमी आनी चाहिए। बृहस्पति का गोचर जब चुनाव की शुरुआत हुई है, मेष राशि में रहा है, और ऐसा बृहस्पति सत्तारूढ़ दल का समर्थन करता है। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति वृष राशि में जाएगा, और ऐसा बृहस्पति सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है। वैक्सीन वगैरह को लेकर के कुछ चर्चा सामने आई है, ये भी एक लक्षण ही है, क्योंकि अब आज से जो है बृहस्पति देव बदल रहे हैं, और ये समाचार जो आया है ये कल ही आया है या परसों शाम या जो भी हो, 1-2 दिन पहले ही आया है। तो ये प्रमाण है कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ दल या संगठन की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकती है। जो 400 पार या 370 के आंकड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इन आंकड़ों के समीप भी पहुंचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए होते हैं, उन आंकड़ों से भी ये कुछ कदम पीछे रह जाएं। बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कुछ कदम पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी दशाओं का शुभारंभ इसी फरवरी से हुआ है, और शनि की दशा है कि शनि शनैश्चर है, धीरे धीरे देता है। पर कांग्रेस की क्योंकि दशम भाव से संबंधित दशा आ रही है, दशम भाव सत्ता का होता है, और ये काफी दिनों से, कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से ये सत्ता से दूर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं दबाव में रहे हैं। अब ये धीरे धीरे करके उस दबाव से मुक्त होंगे और सत्ता की ओर बढ़ेंगे। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। आज सिंहासन बत्तीसी में 2024 के लोकसभा चुनावों के बारे में मैं पंडित हनुमान शास्त्री से बातचीत करूंगा। ये बातचीत आप सुनिए, बहुत लंबी बातचीत नहीं होगी, मुद्दों पर बातचीत होगी, और इसमें हम 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़े ऐसे मसलों पर नक्षत्रों और सितारों के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे पंडित हनुमान शास्त्री जी के साथ, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित हनुमान शास्त्री, मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि पिछले 25 वर्षों से, पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पंडित हनुमान शास्त्री पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत गहरा अध्ययन कर रहे हैं, बहुत गहरी उनकी भविष्यवाणियां हुई हैं, और मैं जानता हूं कि उनकी करीब 95% भविष्यवाणियां जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित रही हैं, वो पूरी तरह सटीक साबित हुई हैं। तो आज हम पंडित हनुमान शास्त्री जी से जानेंगे कि 2024 का दृश्य नक्षत्रों और सितारों के हिसाब से कैसा रहने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है पंडित जी आपके सामने कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे, तो इस चुनाव के 2 चरण जो संपन्न हो गए हैं, उनमें किस राजनीतिक दल का कैसा परफॉर्मेंस रहा होगा, और 7 मई को जो तीसरा चरण होने वाला है, उसमें आपके हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, सितारों के हिसाब से किस राजनीतिक दल का किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्या संभावना है? जी देखिए, हमारी भविष्यवाणी के मूल जो स्तंभ या आधार हैं, पहले मैं उनके बारे में स्पष्ट कर दूं कि यहां पर मैं सबसे पहले भारतवर्ष की कुंडली लूंगा, इसके बाद मैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य दल है सत्तारूढ़ दलों में से, इसके बाद मैं कांग्रेस की कुंडली लेना चाहूंगा, क्योंकि जो विपक्षी प्रमुख दल है वो है। बाकी इन्हीं 2 दलों से यानी बीजेपी और कांग्रेस से बाकी के दल जुड़ते हैं, जिन सबकी कुंडली पर चर्चा करना बहुत ज्यादा समय लेगा, तो इसलिए मैं इन 3 चीजों पर ही मुख्यतः अपना ध्यान रखूंगा और उसी के आधार पर भविष्यवाणी करूंगा। सबसे पहले हम भारतवर्ष की बात कर लेते हैं। भारतवर्ष यानी कि आजाद भारतवर्ष की कुंडली के बाद वृष लग्न की कुंडली, लगभग सभी ज्योतिषी वृष लग्न की कुंडली ही मानते हैं। उस कुंडली के अनुसार जो अभी दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा, और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। चंद्र और शुक्र की दशा के चलते ये दोनों ही जो प्लेनेट हैं, ये कहीं ना कहीं जल्दी मूव करने वाले प्लेनेट है। चंद्रमा तो सबसे तेजी के साथ गोचर में मूव करता है,
शुक्र भी महीने के भीतर भीतर ज्यादातर समय में मूव कर जाता है। तो ऐसे चर ग्रहों की, ये जो शीघ्र चारी ग्रह हैं, इनकी दशा में कई बार परिवर्तन होते हुए देखा गया है। दूसरा, मैंने कई सालों का डाटा इकट्ठा किया चुनाव के समय का। तो जब जब शुक्र की दशा रही है, सत्तारूढ़ दल की ताकत कम हुई है। शायद इसके पीछे रीजन ये है कि भारतवर्ष की कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है शुक्र, और तीसरा भाव दशम भाव यानी राज्य के भाव से छठा भाव होता है। यानी जो सत्ता में है उसके कंपटीटर मजबूत होते हैं, उसके प्रतिस्पर्धी या उनके जो विरुद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को मजबूती मिलती है। तो शायद शुक्र की दशा के चलते सत्तारूढ़ जो दल है या जो संगठन है, उनकी ताकत में कमी आनी चाहिए। दूसरा बिंदु, आपके प्रश्न का ही दूसरा उत्तर, बाद में इन्हीं चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहस्पति के गोचर को लेते हैं। बृहस्पति का गोचर जब चुनाव की शुरुआत हुई है, मेष राशि में रहा है, और ऐसा बृहस्पति सत्तारूढ़ दल का समर्थन करता है। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति वृष राशि में जाएगा, और ऐसा बृहस्पति सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है। अब ये ग्रह स्थितियां ऐसी हैं, इसलिए हमें ये दोनों चीजें सामने रखनी है। बाद में मैं कंक्लूजन आपके समक्ष रख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत का जो समय रहा है वो सत्तारूढ़ दल का ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, वहीं 1 मई के बाद वाला जो समय होगा वो सत्तारूढ़ दल का विरोध करेगा या संगठन का विरोध करेगा। तो जो ये 2 चरण के चुनाव हुए हैं, संभवतः इस चुनाव में सत्ताधारी दल या संगठन काफी हद तक उनके फेवर में वोट पड़े हैं। आगे आने वाले जो चरण हैं, उनमें इनकी स्थितियां कुछ कमजोर हो सकती हैं। इस बीच में ऐसे समाचार भी आ सकते हैं जिनसे जनता के मन में इनके प्रति जो लगाव है वो थोड़ा कम हो सकता है। अभी हाल फिलहाल एक घटना, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ घटनाएं अपने से भी जुड़ी होती हैं। वैक्सीन वगैरह को लेकर के कुछ चर्चा सामने आई है। ये भी एक लक्षण ही है, क्योंकि अब आज से जो है बृहस्पति देव बदल रहे हैं, और ये समाचार जो आया है ये कल ही आया है या परसों शाम या जो भी हो, 1-2 दिन पहले ही आया है। तो ये प्रमाण है कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ दल या संगठन की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकती है। तो हनुमान जी, मैं आपकी बात से ये समझा कि एक तो आपने चंद्र और शुक्र का जो बताया संयोग, उसकी वजह से सत्तारूढ़ दल जो भी होगा उसमें परिवर्तन की बहुत संभावना बन जाती है। दूसरा, आपने ये बताया कि चुनाव के मतदान के पहले 2 चरणों में गुरु चूंकि मेष राशि में थे, तो हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल को थोड़ा सा फायदा, थोड़ी सी बढ़त इन 2 चरणों में मिली हो मतदान में। लेकिन आज से जब गुरु वृषभ राशि में चले गए हैं, अभी 4-4:15 बजे जब हम बात कर रहे हैं उसके थोड़ा देर पहले, तो आने वाले जो 5 चरण हैं मतदान के, उनमें सत्तारूढ़ दल के प्रति यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में क्षोभ, गुस्सा और विरोध ज्यादा बढ़ सकता है, यानी उससे उनको नुकसान होगा। तो अब मैं आपसे ये इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर देखें, क्योंकि शुरुआत में इनके फेवर में था और बाद में ज्यादातर चरण इनके फेवर में नहीं है। तो हम लोग क्योंकि ये मानते हैं कि शुभारंभ ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इनके सत्ता में आने की संभावना है, लेकिन जो 400 पार या 370 के आंकड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इन आंकड़ों के समीप भी पहुंचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए होते हैं, उन आंकड़ों से भी ये कुछ कदम पीछे रह जाएं। बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कुछ कदम पीछे रह सकते हैं। तो आपका कहना यह है कि ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत यानी 272 सीटें लोकसभा में न मिले, इस बात की संभावना है। इस बात की संभावनाएं हैं कि ये उस आंकड़े से 272 जो आप बता रहे हैं उससे दूर रह जाए। तो अगर उससे ये दूर रह गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? और उस स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नेतृत्व में परिवर्तन हो जाए और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए? अब देखिए, परिवर्तन तो होगा, ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो हो सकता है प्रमुख चेहरों में। अब ये नरेंद्र भाई मोदी की मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी कुंडली अपने पास नहीं है। मार्केट में या जो लोगों के बीच में जो प्रचलित कुंडली है वो संदेहास्पद है, बहुत ज्यादा उनसे चीजें फिट नहीं बैठ रही हैं, फिर भी अपनी अपनी बात लोग रखते हैं। तो इसीलिए मैंने जो
फिक्स हैं। भारत की कुंडली, कांग्रेस की कुंडली, बीजेपी की कुंडली, इन्हीं के आधार पर मैं बात करूंगा। तो बीजेपी की कुंडली से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जो कुंडली आती है कि ये ज्यादातर जो चीज को मान्यता देते हैं, उसमें चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। चंद्र बुध की दशा डाउट देती है, मन में एक अज्ञात भय देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग बताएंगे, और वो भी प्रमुख पदों पर, क्योंकि सबको तो ये बात पता नहीं होगी, लेकिन लक्षण ये है कुंडली के कि इनके मन में भी एक अज्ञात भय है। अब वो डर चुनाव के समय किस बात का हो सकता है, ये मेरे मुंह से ना कहलवाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके मन में भी किसी न किसी गहरी बात को लेकर के, विजय को लेकर के डाउट या डर हो सकता है। इस बात की भी अच्छी संभावनाएं हैं। और परिवर्तन किस चीज में होगा, या तो देखिए इनके जो प्रमुख अभी दल साथ में हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, यानी उनमें से कुछ लोग अपनी नई शर्तें रखें, बाहर जाना चाहें, अथवा कुछ और लोगों को अपने साथ ये लोग जोड़ें। लोगों में ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये पार्टियों को भी, नए पार्टियों को भी जोड़ सकते हैं, या अन्य पार्टियों से लोगों को तोड़ करके भी अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि बड़े दल के रूप में इनके उभरने की संभावना है। शुरुआत अच्छी हुई है इसलिए। आपका कहना यह है कि जो राजनीतिक दल अभी औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि उनमें से भी कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए इनके साथ आ जाएं। हाँ, आ जाएं, बुला लिए जाएं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बुला लिए जाएं मतलब? अब आप बेहतर समझेंगे, तौर तरीके, रणनीति, स्ट्रेटजी, राजनीति में सब संभव है। राजनीति में सब संभव है, लेकिन क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में सितारों के योग कुछ इस तरह के दिखते हैं कि ये किसी भी तरह का साम दाम दंड भेद करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का या मिलाने का प्रयास कर सकते हैं? अब देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में बृहस्पति, जो मैनेजमेंट के कारक होते हैं, वो पहुंच रहे हैं जब बाकी के चरण हो रहे हैं। तो दैत्यों के गुरु के शरण में जाने के बाद मैनेजमेंट किसी भी रूप में जो है लोगों के सामने आ सकता है, साम दाम दंड भेद। और आप वरिष्ठ हैं, आप राजनीति को बेहतर समझते होंगे, और राजनीति में को भी हम लोग राहु से मानते हैं, राहु को भी इन्हीं चीजों का कारक माना जाता है कि ये कोई भी पैतरा अपना सकता है राहु। तो स्वाभाविक है कि इससे प्रेरित व्यक्ति भी कोई भी पैतरा अपना सकते हैं। ये ऐसा हो जाए तो कोई अच्छी उक्ति नहीं होगी। यानी सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता कोई भी पैंतरा अपना सकते हैं। अब ये बताइए कि यही आपका एक तरह से निष्कर्ष है सितारों के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में इस तरह के सितारे हैं कि वो सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी पैंतरा अपना सकती है। ठीक है, ये बताइए कि विपक्ष का इन चुनावों में क्या हाल रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष की सबसे प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस की अब तक तो इतनी बुरी हालत रही है कि 2014 में सिर्फ 44 सीटें आई और 2019 में सिर्फ 54 सीटें आई। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष और उसमें भी खासकर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में पहले से कुछ बेहतर करने वाली है? कितने गुना ज्यादा बेहतर कर सकती है सितारों के हिसाब से? कांग्रेस के लिए अच्छी दशाओं का शुभारंभ इसी फरवरी से हुआ है, और शनि की दशा है। शनि की दशा आते ही कोई बड़ा चमत्कार सामान्य तौर पर नहीं करती है। जो अनुभव में आया कि शनि शनैश्चर है, धीरे धीरे देता है। पर कांग्रेस की क्योंकि दशम भाव से संबंधित दशा आ रही है, दशम भाव सत्ता का होता है, और ये काफी दिनों से, कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से ये सत्ता से दूर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं दबाव में रहे हैं। अब ये धीरे धीरे करके उस दबाव से मुक्त होंगे और सत्ता की ओर बढ़ेंगे। अब इसी बार के चुनाव में ये बढ़कर सत्ता तक पहुंच जाएं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं कहूंगा। यानी इनकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि एक समय प्रचलन में था कि कांग्रेस का नाम नहीं रहेगा, ऐसे कांग्रेस के विरोधियों का कहना रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि शनि आ गया है, वो कहता है धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत मजबूती के साथ बढ़ाऊंगा। तो ये नियम भी है कि वो चीज काफी मजबूत होती है जो शनि शनि आगे बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, और उनके साथ जो दल जुड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। और ये इसके इसके दो रीजन हो सकते हैं। बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है,
बीजेपी की कमजोरी उनके विरोधियों के मजबूती के रूप में कन्वर्ट होकर आ सकती है। यानी कि जो सत्तारूढ़ दल हैं उनकी कमियां वर्तमान में ज्यादा दिखेंगी लोगों को, क्योंकि आमतौर पर जो सत्ता पे होता है कमियों को ढक लेता है, लेकिन इस समय ग्रह गोचर ऐसे हैं कि कमियां दिखेंगी, और चुनाव के समय कमियां दिखेंगी तो स्वाभाविक है कि वोट प्रतिशत कम होगा और विरोधी अपने आप मजबूत होने लगेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां हैं वो अब लोगों के ध्यान में पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएंगी। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का समय है। और आपने कहा कि कांग्रेस का समय फरवरी से बेहतर होना शुरू हो गया है। ये बताइए कि ये समय जो 10 साल थे वो तो कांग्रेस के बहुत ही दुर्दिन थे एक तरह से, तो ये जो बेहतर हुआ है आप क्या समझते हैं सितारों के हिसाब से ये कितने गुना बेहतर हुआ है? दुगना बेहतर हो गया है, 3 गुना बेहतर हो गया है, 4 गुना हो गया है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी? और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में ये समय कितने गुना बेहतर होने की उम्मीद है? जी देखिए, क्योंकि गुरु की दशा इनकी रही है और 2014 से ही मैं खासकर बात करता हूं, 2008-9 के आसपास से ये दशा शुरू हुई थी और ये शायद इनकी जीत का आखिरी वर्ष रहा है अभी तक में, मतलब जो पिछला वर्ष रहा है। अब आखिरी का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फिर से जीत सकती है, लेकिन 2008 के बाद इनकी स्थिति जो है धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हुई थी। अब 2024 से ये मजबूत हो रहे हैं। अब गुने में तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से एक बड़ा जंप, जैसे कोई व्यक्ति अपने मंजिल तक जाना हो और रास्ते में कहीं किसी गड्ढे में फंस गया हो, दलदल में, और वो दलदल से निकालकर सड़क पर आ जाए। अब मंजिल अभी दूर है लेकिन वो सड़क पर आ गया है, यानी मंजिल तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हो गई है। थक गया है निकलने में, ये मैं मानता हूं, और भी साइकिल में कच रहा है, कपड़े में लगा है, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन वो मंजिल की ओर बढ़ रहा है। तो आप यूं ही समझिए कि दलदल से निकलकर सड़क पे आने में वो जितनी मजबूती कह सकते हैं, क्योंकि सीट की संख्या बताना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप ये समझिए कि दलदल से निकलकर सड़क पर आने जैसा है। मंजिल भले दूर है लेकिन अब उसको गति मिलने वाली है, इस बात की संभावनाएं मजबूत हो रही है। नहीं तो आपके हिसाब से, मतलब सितारों के हिसाब से तो ये बड़ी उछाल है। भुरभुरी बड़ी मिट्टी से, रेतीली मिट्टी से निकलकर आदमी पक्की सड़क पे आ जाए, वही अपने जी आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तो कह रहे हैं कि जी दलदल से जी तो बाहर आना वैसे ही मुश्किल होता है, और दलदल जी से निकलकर अगर पक्की सड़क पर आ रहा है कोई राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसा आप कह रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस हिसाब से अगले 5-10 वर्ष तो कांग्रेस के लिए और भी बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अपने आप को फिर से जनता के दिलों तक पहुंचा सकेंगे। जो एक परत, धूल की परत जम गई थी, क्योंकि इनका जो शनि है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, वक्री है, और ये शनि जो छोटे इकाई, छोटे तबके के लोगों को, जो वास्तव में दलित और शोषित है, उनका कारक ग्रह होता है। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इनकी पहुंच कमजोर हो गई थी या कमजोर कर दी गई थी। अब वहां से इनकी शुरुआत होगी, यानी कि इनकी जो नींव हिल गई थी वो नींव फिर से मजबूत होगी। बाकी ये बिल्डिंग ऊपरी हिस्सा कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि वो लोगों को आकर्षित करता है, ये इस बार कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं ये इन पर निर्भर करता है, लेकिन नींव को मजबूत करने का काम शनिदेव जरूर करेंगे। बाहर का निर्माण इनके कर्मों पर निर्भर करेगा। इंडिया समूह के बारे में भी संक्षिप्त थोड़ी सी बात हम कर लें। इंडिया समूह का गठन हुआ और बड़े जोर शोर से हुआ, और उस वक्त इंडिया समूह से बहुत उम्मीदें देश को हुई, लेकिन इंडिया समूह की एकजुटता उस तरह कायम नहीं रह पाई। इसके पीछे क्या ज्योतिषी कारण रहे हनुमान जी? वृश्चिक लग्न, एक तो देखिए 18 जुलाई, ये जो है, अगर जो लोग अंक ज्योतिष दे, मैं मिक्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक जन सामान्य, क्योंकि लोग अंकों को ज्यादा समझ लेते हैं, ग्रहों को थोड़ा सा कम। अभी ये हमारी बातें बहुत सारे लोग देखेंगे, तो 1 सूर्य है, 8 शनि है। ये जिस तारीख को इनका निर्माण हुआ कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। एक होते हुए भी, अब एक ही नाव पर सवार हैं, एक होते हुए भी कहीं ना कहीं ये आंतरिक द्वेष रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। जब एक साथ एकजुट होकर लड़ना हो तो कुछ समय के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को दरकिनार कर देना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, वृश्चिक लग्न में हुआ है, स्थिर लग्न में हुआ है, कुछ समय तक तो जोड़ा बना रहेगा, इनका संगठन बना रहेगा, लेकिन शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी ये भी ईर्षा द्वेष को प्रकट कर रहे हैं। तो ईर्षा द्वेष छोड़ना, क्योंकि हम लोकतंत्र के समर्थक व्यक्ति हैं, हम तो ये चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों खूब मजबूत रहें।
तो लोकतंत्र के लिए इन्हें एकजुट होना उचित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और शनि मंगल ये एकजुट होने में आंतरिक द्वेष दे रहे हैं, तो अब ये खुद ही अगर नहीं ठीक करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे तो ग्रह नक्षत्र तो यही कह रहे हैं कि भाई इनके भीतर स्वयं ही ईर्ष्या द्वेष के भाव हैं, उनको जब तक नहीं टालेंगे कल्याण नहीं होगा। अगर टालेंगे तो लग्नेश दशम में है, निश्चित है कि सत्ता की ओर बढ़ चलेगी। तो यदि द्वेष को टालने में ये कामयाब होते हैं, क्योंकि मेरी बात तो ये सुनेंगे नहीं, आप सुन लें यही बहुत है। तो ये अगर द्वेष त्याग दें तो शनि मंगल अगर आपस में मिलकर पॉजिटिव वे में काम करें तो ये निश्चित है कि सत्ता की ओर बढ़ चलेंगे। कब पहुंचेंगे ये बाद का विषय है, लेकिन ये बढ़ने जरूर लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हनुमान जी, हमारी आपकी बातचीत बहुत अच्छी रही। अभी 5 चरण बाकी हैं चुनाव के, मतदान के। बीच बीच में मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। अगली बार जब हमारी आपकी बातचीत होगी तो मैं चाहूंगा कि कुछ बड़े नेताओं की कुंडली पर, ज्योतिषीय आधार पर उनके भविष्य के बारे में हम चर्चा करें, जैसे नरेंद्र भाई मोदी के बारे में, जैसे अमित भाई शाह के बारे में, जैसे राहुल गांधी के बारे में, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, जैसे प्रियंका गांधी जी के बारे में। तो अगली बार आपसे फिर मैं मुलाकात करता हूं जल्दी ही। तब तक के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कि आप कार्यक्रम में जुड़े। तो ये था इस बार का सिंहासन 32। जैसा कि आपने सुना, पंडित हनुमान मिश्र जी ने बताया, 2-3 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया। एक, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से अब लगातार कमजोर होगी। दूसरी चीज, मतदान के 7 चरणों में से पहले 2 चरणों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान में दूसरों से थोड़ा ज्यादा फायदा मिला हो, लेकिन आने वाले चरणों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। 3 फरवरी से कांग्रेस पार्टी का समय बेहतर शुरू हो गया है और वो एक तरह से दलदल से निकलकर पक्की सड़क पर आ गई है। आने वाले समय में, अगले 5-10 वर्षों में उसका भविष्य काफी उज्जवल है। साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि इस बार के चुनाव में ही कांग्रेस सरकार में आ जाए, लेकिन वो उस राह पर चल पड़ी है। साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने लायक बहुमत से, यानी 272 सीटों की संख्या से बहुत पीछे भी रह सकती है और उसको अपने सहयोगी दलों से मदद लेकर, जुगाड़ लगाकर ही सरकार बनानी पड़ेगी, यदि उसकी सरकार बनी तो। आज इतना ही। सिंहासन 32 के अगले अंक को लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।